मित्रों नमस्कार। हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी फुहार लेकर। ये कहानी मैंने जनवरी 2003 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी फुहार। ऑफिस पहुंचकर मेरी टेबल में आधी घुसी कुर्सी को खींचकर मैं इत्मीनान से बैठ गया। गत 10 वर्षों से मैं इसी टेबल कुर्सी को प्रयुक्त करता था। अब तो यह मुझे अपनी निजी संपत्ति जैसी लगती थी। रोज प्रयुक्त करते करते आदमी जड़ वस्तुओं से भी कितना पॉजिटिव मोहग्रस्त हो जाता है। जून की जुलसा देने वाली गर्मी में भी मैं घर से पैदल चलकर आया था। घर यहां से 1 किलोमीटर दूर था। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं थी कि मैं स्कूटर पर नहीं आ सकता, पर रास्ते की भीड़ भाड़ एवं सेहत के लिए पैदल चलना अच्छा है, यह सोचकर मैं सदैव पैदल आता था। मेरी अंतर्निहित भावना पेट्रोल की बचत की भी रही हो तो इसमें बुरा क्या है। मैं कौन सा रईस था। इसी बैंक में गत 10 वर्षों से क्लर्क था। मेरी नौकरी ही हमारे परिवार का जीवन आसरा थी। मैंने रुमाल से पसीना पोंछा एवं कमीज की कॉलर के अंदर फैलाकर लगा दिया। श्रीमती जी कपड़े धोते वक्त अक्सर ताने मारती, पता नहीं तुम्हारी कॉलर इतनी गंदी क्यों होती है। बैंक में काम करने जाते हो या किसी हलवाई के यहाँ मिठाई बनाने। सामने दीवार पर लगी घड़ी में 9:45 बजे थे। नियमानुसार हमें 9:45 बजे पहुंचना होता था ताकि 15 मिनट तक आवश्यक तैयारी कर पब्लिक का कार्य 10 बजे तक प्रारंभ कर दिया जाए। सरकार की सोच तो युक्ति संगत थी, पर नियमों को अंजाम तो आदमी ही देता है। बहरहाल अभी बैंक में मैं और एक चपरासी 2 ही लोग पहुंचे थे। चपरासी को सफाई करने हमेशा 1 घंटे पूर्व आना होता था। बाकी सारा स्टाफ 10:15 बजे तक आता था। मैं भी चाहता तो देरी से आ सकता था। अब तक मैं भी सीनियर था एवं मुझे कोई कहने वाला नहीं था, तथापि समय पर पहुंचने में मुझे एक आत्मिक संतोष होता था। पिताजी की सीख मैंने गांठ बांध ली थी। जो समय की कद्र नहीं करता, एक दिन समय भी उसकी कद्र नहीं करता। हालांकि इस सिद्धांत पर जीने में मुझे ऑफिस में कभी फायदा नहीं हुआ, वरन साथी कर्मचारियों के व्यंग भरे ताने सुनने को मिलते। बीवी घर पर काटती है क्या? मैनेजमेंट की चमचागिरी करके क्या कोई पदक लेना है? एक बार तो जल्दी आने के चक्कर में मैं फंस गया। एक चपरासी ने, जिसे बाद में बैंक ने नौकरी से निकाल दिया था, कोई गबन कर लिया। उसने कुछ चेक चोरी कर उनका भुगतान प्राप्त कर लिया था। हेड ऑफिस ने उन लोगों की सूची मंगवाई जो शाखा में सबसे पहले आते हैं अथवा रात देरी तक बैठते हैं। तब स्टाफ वालों ने ही मैनेजर पर दबाव बनाया था कि हेडा साहब की ईमानदारी असंदिग्ध है एवं इनका नाम किसी हालत में हेड ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम तो हेड ऑफिस नहीं गया, पर स्टाफ वालों ने खूब चटकारे लिए। इतना होने पर भी मैंने समयबद्धता का गुण नहीं छोड़ा। बैंक आता तो समय पर ही आता, अन्यथा अवकाश ले लेता। बैंक में वर्षों काम करते करते जीवन एक ढर्रा मात्र हो गया था। सुबह आते ही वही चरखा शुरू। लोग हाय हाय करते भागे आ रहे हैं। सबको जल्दी पड़ी है। कोई चेक जमा करवा रहा है, कोई खाते का शेष देख रहा है, कोई रोकड़ जमा करवा रहा है, किसी को रुपये निकालने हैं। रोज 1-2 ग्राहकों से खटपट हो जाती। ये सभी बातें दिनचर्या का हिस्सा थी। ग्राहक मरे हमारी बला से। जिस उमंग और उत्साह से जनसेवा होनी चाहिए, वो ऐसे नदारत थी जैसे गधे के सिर से सींग। एक ही प्रकार का कार्य करते करते जीवन कई बार नीरस निरानंद हो जाता है। कभी कभी लगता फाइलों को समुद्र में फेंक दूं। अंतहीन कार्य कभी रुकने का नाम नहीं लेता। हमारे स्टाफ में मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर को छोड़कर हम 8 क्लर्क एवं 2 चपरासी थे। सारा काम तो हम लोग करते, मैनेजर तो सिर्फ चिड़िया बिठाता था। रात दिन एक ही बात करता, मैनेजरी भगवान अगले जन्म में भी नहीं दे। उफ, कितना तनाव भरा जीवन है। मैं मन ही मन कहता, अगले जन्म में तू बाबू बन के देखना, पसीने छूट जाएंगे। साला हरामखोर काम धाम करता नहीं, फिर भी रोता रहता है। अफसरी में तो चांदी है। दिन भर पब्लिक से गप्पे मारो, चाय सिगरेट फूको एवं क्लर्कों के काम में मीन मेख निकालो। कैसा स्वर्गिक सुख है। कैबिन में कोई बैठा हो तो मैनेजर ज़्यादा ही गलती निकालता है, जैसे जताना चाहता हो कि सारी अकल उसी में हो एवं ये बाबुओं की कौम कभी सुधर नहीं सकती। दिवाली पर उपहार भी सबसे ज़्यादा लेता है। या राह तकते आंखें थक जाती है, कोई मिठाई का डब्बा तक नहीं लाता। क्लर्क तो जैसे कोलू पीसने को पैदा हुए हैं। अफसरों की फूक तो ट्रांसफर से निकलती है, तब इनकी टैम बोलती है, फिर मारे मारे सिफारिश ढूंढते फिरते हैं। सभी क्लर्क एवं चपरासी बैंक में अवार्ड स्टाफ कहलाते हैं। अवार्ड स्टाफ हमारी शाखा में 2 भागों में विभक्त था। एक ग्रुप में मैं,
त्रिवेदी, नट्टू भाई एवं अखिलेश तथा बाकी सभी अन्य ग्रुप में थे। लंच हम सभी अपने अपने ग्रुप में करते। कॉमन हित की बात आती तो सभी साथ हो जाते, वरन दो कव्वालों के ग्रुप की तरह एक दूसरे पर छींटाकशी करते। मैनेजर इसका भरपूर फायदा उठाता। त्रिवेदी हम सबका नेता था, पर उसमें इतना दमखम नहीं था कि मैनेजर की गर्दन पर सवार हो सके। हाँ, वह नियमों को जानता था एवं कानून का कीड़ा था। बाकी सबको अपनी अपनी पड़ी थी, अतः हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारी इस कमजोरी से हमारा ही शोषण होता, पर हमारी स्थिति उन कुत्तों की तरह थी जिनके मोहल्ले में नया कुत्ता आता है तो सभी काटने को दौड़ते हैं एवं उसके जाने के बाद सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। अवार्ड स्टाफ में सभी का, विशेषकर हमारे ग्रुप के, तो ड्रेसिंग सेंस का बुरा हाल था। स्पीच सेंस उससे भी बुरा था। नट्टू भाई के तो जबान पर गालियां चढ़ी रहती। कोई औरत आती तो उसे घूर कर देखता रहता। उसके बैंक से जाती ऐसा भद्दा मजाक बनाता कि मैं तो कानों पर अंगुलियां रख लेता। त्रिवेदी जबान का तो बुरा नहीं था, पर कपड़े ऐसे पहनता जैसे कार्टून हो। मैंने उसे आज तक सूट एवं टाई पहने नहीं देखा। 3-4 रोज तक एक ही ड्रेस पहनता, पता नहीं रोज नहाता भी था या नहीं। सर के बाल हमेशा छितराए रहते। अखिलेश को हर आधे घंटे में जर्दे की बीमारी थी। मुंह को लंबा करके पिचकारियां छोड़ता रहता। उससे बात करो तो पान के छींटे सामने वाले के कपड़ों पर लग जाते। सभी उसे दूर से सलाम करते। दीवारों पर खुद थूकता, नाम पार्टियों का लेता। मेरा ड्रेसिंग एवं स्पीच सेंस इन सबसे तो अच्छा था, पर स्थिति अंधों में काना राजा वाली थी। कुल मिलाकर हम सभी गंदे तालाब की मछलियाँ थी। किसी के जीवन में विनय, शिष्टता एवं उल्लास नजर नहीं आता था। मीटिंग में जब कभी ड्रेस सेंस या स्पीच सेंस की बात होती तो बाहर आकर सब यही कहते, हमें अब कौन सा ब्याह करना है। मैनेजर डायरेक्ट ऑफिसर है, जवान है, कुंवारा है, 27 वर्ष का स्मार्ट आदमी है, सजा करे हमारी बला से। कहते हैं हर 12 साल में घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। आज जो कुछ मैंने देखा सुना, उससे तो इसी बात की पुष्टि होती है। सुबह 11 बजे जब हम सभी काम में मशगूल थे, ऑफिस में एक हसीन तूफान आया। एक लड़की जो मुश्किल से 24-25 वर्ष की रही होगी, बैंक में प्रवेश किया। बला की खूबसूरत थी वह। कृशांगी शरीर, खिला गोरा रंग, अभिमान भरी चाल एवं बिजलियों सा तबस्सुम लिए उसने मैनेजर के कमरे का दरवाजा खोला एवं अंदर आकर हाथ मिलाकर अपना नियुक्ति पत्र दिया। उसके पोर पोर से शिष्टता एवं चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था। हम सभी स्तंभित रह गए। नट्टू भाई के होठ खुले रह गए। अखिलेश की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। काउंटर से हम सभी उचक उचक कर उसे देख रहे थे। मैनेजर ने उसे चाय पिलाई, फिर त्रिवेदी को अंदर बुलाकर कहा, आप माधुरी बावेजा हैं, हमारे यहाँ नई नियुक्ति हुई है। अवार्ड स्टाफ में एक और इजाफा हुआ है। आपने एमए किया है, भोपाल से आई है, हम यहाँ किराए के मकान में रहेंगी। आप अपनी टीम में इन्हें शामिल करें, हम इनको एक कमरा बैंक के नज़दीक दिलवाने में मदद करें। इनका परिचय भी सभी से करवा दें तथा कल से इन्हें सेविंग काउंटर दे दें। वैसे इन्हें कंप्यूटर का भी विशेष ज्ञान है। त्रिवेदी माधुरी के साथ कैबिन से बाहर निकला तब ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजकुमारी के साथ छत्र धारण करने वाला मातहत चल रहा हो। माधुरी की चाल देखते बनती थी। हल्के हरे रंग की सिल्क की साड़ी में वह खूब जम रही थी। कानों में मोती के बूंदे पहनी थी। ऊंची हील के सैंडल पहने लचकती मुस्कुराती नाजनी की तरह वह हॉल में आई। त्रिवेदी सबसे पहले मुझसे मिलाने लाया। हेलो, हाउ आर यू? मेरा नाम माधुरी है। यह कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं अभी तक हाथ जोड़े खड़ा था। कम ऑन, डोंट बी शाई। उसने हाथ और आगे बढ़ाया। उससे हाथ मिलाते वक्त मुझे लगा मैं पसीने से भीग गया हूँ। वह कितनी ताजगी, स्फूर्ति एवं आत्मविश्वास से भरी थी, कितनी बेतकल्लुफ। उसके हाथ कितने कोमल एवं पकड़ कितनी डट थी। इसी तरह एक एक कर उसने सभी से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। नट्टू भाई तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा खा जाएगा, पर उसने भ्रकुटियाँ उठाई तो भीतर तक कांप गया। अखिलेश ने तो मिलने से पहले मुंह में रखा सारा जर्दा डस्टबिन में थूका। कुल मिलाकर माधुरी ने पहले ही दिन अपना सिक्का जमा लिया। धीरे धीरे शाखा में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। त्रिवेदी जो कभी ढंग के कपड़े नहीं पहनता था, अब टाई लगाकर आने लगा। उसके शर्ट पैंट मैचिंग करने लगे। पहले लाल शर्ट के नीचे ब्लू पैंट भी पहन के आ जाता था। शर्ट की बाहें चढ़ी होती थी। कई बार तो स्लीपर पहन कर आ जाता, लेकिन अब वह लाल शर्ट के नीचे काली पैंट पहन के आता अथवा ब्लू शर्ट के नीचे डार्क नेवी ब्लू पैंट पहनता। मिस माधुरी के आने के बाद मैंने उसे कभी बिना जूतों के नहीं देखा। नट्टू भाई की गालियां, भद्दी मजाकें बंद हो गई। अखिलेश का जर्दा छूट गया। सभी के ड्रेस सेंस एवं स्पीच सेंस में आमूलचूल परिवर्तन आया। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह था कि हम सबका अवकाश लेना कम हो गया।
मुझे कई बार लगता जैसे किसी बाल सुधार गृह में एक नई अध्यापिका आई हो। जिस काम को करने के लिए मैनेजर कह कहकर थक गया, वही काम मिस माधुरी के आने के बाद सहज में हो गए। सुबह हम सब उसका बेताबी से इंतजार करते। उसके आते ही सबके अंतःकरण खिल जाते। उसका विकसित मुखमंडल, अरुण नेत्र, लंबे काले केश, तीखे तेवर जानलेवा होते। इतनी सुशिक्षित विलक्षण प्रतिभा से भरी होने पर भी वह शुद्ध भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण नजर आती। कुछ ही समय में वह अपना काम समझ गई, वरन कई बातों में अब हमें राय तक देने लगी। कुल मिलाकर उसका रूप, उसका व्यक्तित्व एवं चाल ढाल सब पर जादू सा असर कर गया। पहले उसने लंच हमारे ग्रुप के साथ लेना प्रारंभ किया। दूसरे ग्रुप के लोग हमें टुकर टुकर देखते। उन्हें तकते देखकर हमारी छाती तन जाती। हमारे सगर्व चेहरे उन्हें एक मूक संदेश भेजते, इसे कहते हैं लड़की पटाना। हम दूसरे ग्रुप को विचित्र भाव से देखते। प्लास्टिक के टिफिन की जगह चमकते स्टील के टिफिन आने लगे। कोई पुलाव लाता तो कोई कबाब, कोई शाही पनीर तो कोई क्या। मिस माधुरी जिसकी तारीफ कर देती वह निहाल हो जाता। एक दिन लंच पर हम सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी की नजरें बिछी थी। एक निशंक निर्द्वंद मानिनी की तरह वह चलकर हमारे ग्रुप में आई, फिर न जाने क्या सोचकर दूसरे ग्रुप में चली गई। हमें लगा हमारे मुंह से कोई निवाला छीन ले गया। उधर सबके हृदय में गुदगुदी मची थी, इधर हम छाती पीट रहे थे। उस दिन मुझे महाकवि तुलसीदास की एक चौपाई का अर्थ जड़ से समझ में आया, नारी चरित जल निधि अवगाहू। सभी ने इस कठोर दृश्य को अपनी आंखों से देखा, पर उसे पुकारने का साहस किस में था। वह सबको आकर्षित करती, पर साथ ही सीधी लक्ष्मण रेखा खींच देती, हमें हमारी परिधि समझा देती। आज माधुरी शिफॉन की साड़ी एवं स्लीवलेस ब्लाउज में गजब ढा रही थी। उसकी सजीव मुस्कुराती आंखें, कुंदन से दमकता चेहरा एवं चपल घात उसकी सुंदरता को द्विगुणित कर रहे थे। वह अपनी सीट पर बैठने जा ही रही थी कि यकायक एड़ी मुड़ने से गिर पड़ी। सभी उसको उठाने को दौड़े, पर यह सौभाग्य नट्टू भाई को मिला। वह लपक कर पहुंचा, एक हाथ में कमर एवं दूसरे में उसका हाथ लेकर ऐसे उठाया मानो चिड़ी पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। इस दृश्य ने मेरे अंतस की सारी ईर्ष्या को जगा दिया। मैंने अपने आप को बहुत कोसा। अरे हतभाग्य, थोड़ा फुर्ती नहीं दिखा सकता था? उन कोमल हाथों को खींचकर उसे उठाने का मौका क्या बार बार मिलेगा? गिरते हुए उसकी साड़ी पिंडलियों तक सरक गई थी। उसके कोमल गोरे पांव पर चांदी की रुंझनी पायजेब कितनी सुंदर लग रही थी। ब्लाउज के ऊपर के 2 बटन खुल जाने से उदंड वक्ष देखते ही बनते थे। कैसा मदमस्त दृश्य था, मानो कामदेव ने बिना डोरी का धनुष संधान किया हो। उसे उठाते ही नट्टू भाई ने कहा, माधुरी जी लगी तो नहीं? मैंने कहा, मैडम ये आंगन ही कुछ फिसलमा है। माधुरी उठी, एक बेतकल्लुफ अट्टहास किया एवं अपनी सीट पर जाकर ऐसे बैठ गई मानो कुछ हुआ ही नहीं। वह किसी को सहानुभूति का मौका ही नहीं देना चाहती थी। एक बार मिस माधुरी की मैनेजर से भरे हॉल में कहा सुनी हो गई। ओह, वह कितना भाग्यशाली दिन था। उस दिन हमारे सारे ग्रह अनुकूल थे। उस दिन अखिलेश 1 घंटा देरी से पहुंचा। वह पेमेंट की सीट पर बैठता था, अतः अफरा तफरी मच गई। उस दिन 2 और क्लर्क अवकाश पर थे। मैनेजर को कुछ देर पेमेंट सीट पर बैठना पड़ा, शायद इसी से जला भुना था। जो ही अखिलेश आया, उसने भरे हॉल में उसे डांट दिया। मिस माधुरी अपनी बिरादरी के एक सदस्य का यूं उपास होते नहीं देख सकी। वो निशंक अपनी सीट से उठी एवं मैनेजर सोनी के पास आकर दबंग आवाज में बोली, सर, उसे डांटने के बजाय आप पहले उससे देरी से आने का कारण जान लेते तो अच्छा होता। कितनी ही बार मैंने अखिलेश जी को कार्य समय समाप्त होने के बाद भी काम करते देखा है। क्लोजिंग के दिनों में आपके कहने से हम सभी ने 3 घंटे अतिरिक्त कार्य किया। क्या हमने आपसे कोई ओवर टाइम मांगा? फिर हम भी आपसे हमारी अपरिहार्य परिस्थितियों में क्यों न अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करें। आप हमारे मैनेजर हैं, मालिक नहीं। आप भी बैंक के नौकर हैं। एक नौकर का दूसरे नौकर पर अहंकार कैसा? शाखा में सन्नाटा छा गया। मिस माधुरी का साहस देखते बनता था। सर पर भवानी सवार थी। बाद में अखिलेश ने बताया कि उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, अतः तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी पट्टी बंधवाकर मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ। मिस्टर सोनी को काटो तो खून नहीं। उसे भरे हॉल में सॉरी कहकर जाना पड़ा। उस घटना के बाद तो हम सब ने मिस माधुरी को हमारा यूनियन रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि बना लिया। अब हमारी समस्या मैनेजर के बीच का वही सेतु होती। एक बार वो बीमार पड़ी तो हम सभी उसे बारी बारी से देखने गए। कोई उसकी दवाइयाँ लेकर आता तो कोई टिफिन। तब मैंने पहली बार उसकी आंखें आर्द्र देखी। आंखों के कोर से आंसू हटाते हुए उसने कहा,
घर से इतना दूर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूं। आप लोगों ने मुझे कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। उस दिन मैं उसके घर से आया तो बच्चों ने पूछा, पापा कहाँ गए थे? मैं उत्तर देता उसके पहले श्रीमती जी की रसोई से आवाज आई, कहाँ क्या गए थे, बस वहीं गए थे। जरा मेंढकी को बुखार क्या हो गया, सभी सेवा में लगे हैं। सावन का महीना था। ठंडी फुहारें मन को शीतलता एवं उमंग से भर देती थी। इस बार तो पिकनिक होनी ही थी। पिकनिक में माधुरी ने इतना सुरीला गीत गाया कि सभी दंग रह गए, जिह्वा पर मानो सरस्वती बसी हो। दिन महीने यूं ही बीतते चले गए। माधुरी को आए अब 1 वर्ष होने को आया। इन दिनों विशेषकर गत 15-20 दिनों से वह शांत गंभीर दिखने लगी। जब भी हम बात करते उसका चेहरा एक विशिष्ट लज्जा से अवृत हो जाता। स्टाफ समस्याओं के प्रति भी वह उदासीनता बरतने लगी। जब भी मैनेजर से कोई बात करने को होती वह त्रिवेदी जी से निवेदन कर देती, त्रिवेदी जी प्लीज आप चले जाइए ना। यह हम सब के लिए परम रहस्य था। मैंने लंच में एक आध बार माधुरी से जानने का प्रयास भी किया, आखिर बात क्या है? क्या मिस्टर सोनी ने आपको कुछ कह दिया है? त्रिवेदी ने अकड़ कर सुर मिलाया, आप तो बस इशारा कीजिए, सब मिलकर इसका जीना हराम कर देंगे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वरन आंखें नीचे करके चली गई। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने उसकी अनुपस्थिति में एक बैठक भी की, पर इस गिरह को नहीं खोल सके। हिम्मत करके एक बार मैंने मैनेजर से पूछा भी, मिस्टर सोनी आपने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? हमें कमजोर मत आंकें, यूनियन हमारी माँ है। हमारे नेता के एक इशारे पर हम कार्य करना बंद कर देंगे, आप उसे अकेला मत समझना। मिस्टर सोनी दबी आवाज में बोले, मैं उससे क्यों कहने लगा? मुझसे अधिक तो इस बैंक का भला उसने किया है। ऐसे स्टाफ सदस्य जहां जाएंगे वहां स्वर्ग बसा देंगे। सदैव की तरह आज भी बैंक में रोजमर्रा कार्य प्रारंभ हुआ। 10:30 बज गए। माधुरी अभी तक नहीं पहुंची थी। वह सदैव समय पर आती, अतः चिंता स्वाभाविक थी। तभी बैंक के अंदर उसके मकान मालिक आए एवं एक बंद लिफाफा त्रिवेदी को दे गए। बोले, माधुरी जी ने भेजा है। त्रिवेदी ने आनन फानन लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र एवं एक शादी का कार्ड था। सभी स्टाफ सदस्य त्रिवेदी के पास आकर खड़े हो गए। पत्र पढ़ा तो सबको सांप सूंघ गया। सबके चेहरे ऐसे थे मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। प्रिय त्रिवेदी जी, अगले माह 20 सितंबर को मेरी शादी आपके मैनेजर मिस्टर सोनी से होने जा रही है। आप सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी आश्चर्य में होंगे कि यह सब अचानक कैसे हुआ। दरअसल विधि विधान के आगे मैं भी आश्चर्यचकित हूं। करीब 20 रोज पहले मिस्टर सोनी हमारे घर आए। उस रोज मेरे माता पिता भी भोपाल से आए हुए थे। उन्हें यूं अचानक देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ देर वार्ता के बाद मिस्टर सोनी ने मेरे पिता से अलग में जाकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे मुझे पसंद करते हैं या मुझसे शादी करने के इच्छुक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह स्वयं भी एक समृद्ध घर से हैं तथा उन्हें उनके परिवार को दहेज इत्यादि की जरा भी लालसा नहीं है। मेरी शिक्षा एवं संस्कृति से प्रभावित होकर ही वह यह रिश्ता मांग रहे हैं। अगर आपकी पुत्री मुझे पसंद करती हो तो मुझे सूचित करें। मेरे माता पिता को मिस्टर सोनी का व्यवहार एवं स्पष्टवादिता भा गई। माँ की आंखों से तो आंसू छलक गए। अपने माँ बाप की पसंद एवं मिस्टर सोनी का अनुग्रह मैं ठुकरा न सकी। आप यकीन माने, इस घटना के पूर्व मिस्टर सोनी ने मुझे ऐसा कोई आभास नहीं दिया। बैंक के नियमानुसार शादी के बाद हमारा एक ही शाखा में रहना संभव नहीं है, अतः मैंने इसी शहर की दूसरी शाखा में ट्रांसफर हेतु आवेदन पत्र हेड ऑफिस भेज दिया है। शादी के बाद मैं सीधा वहीं रिपोर्ट करूंगी। आशा करती हूं आप सभी शादी में अवश्य आएंगे। सादर शुभेच्छु, माधुरी। इसके बाद हम सभी ने बारी बारी से शादी का कार्ड देखा। कैबिन में बैठे मिस्टर सोनी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सभी ने अंदर जाकर मिस्टर सोनी को औपचारिक बधाई दी। शाम घर जाते वक्त सभी के हृदय भारी थे। बादल सुबह से बरसने को थे पर अभी तक बरसे नहीं थे। वातावरण में एक विचित्र उमस एवं चिपचिपाहट थी। रास्ते में उच्छ्वास भरकर मैंने आसमान की तरफ देखा। हृदय से बरबस ये भाव फूट पड़े, हे लीलाधर, यह कैसी क्रूर कीड़ा है, कैसा निर्मम हास्य है। भोले भाले मनुष्यों के अरमानों की होली जलाकर उसकी लपटों का तमाशा देखते हो। घर पहुंचते पहुंचते हल्की फुहार गिरने लगी थी। धन्यवाद।